वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला। मैं हूं रजमा वर्मा और आज फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें ग्रामर पढ़ा रही हूं। वैसे हमने पहले वीडियो में ग्रामर जो है बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया है। टेंस से हमने ग्रामर स्टार्ट किया है। तो पहले हमने कल आप लोगों को टेंस के बारे में समझाया था कि टेंस क्या होता है। तो उम्मीद है कि उस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस क्या होता है। टेंस एक समय होता है और उस समय के भी पार्ट होते हैं। एक होता है पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर। उन तीनों पार्टों के बारे में हमने अच्छे से समझाया था। जो वीडियो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। अब हमें उनके पार्ट को समझना है कि जो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो उनके पार्ट होते हैं वो क्या है। उन्हीं पर हमने इस वीडियो को कल छोड़ दिया था। आइए वो समझते हैं कि उन पार्टों से क्या है। तो नंबर एक, जैसे इन जो है एक समय के भी चार प्रकार के उनके पॉइंट होते हैं। तो पॉइंट नंबर वन है इंडेफिनिट, जो हमने कल भी बता दिया था। इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस नहीं, इंडेफिनिट केवल समझ लो। और नंबर दो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। नंबर तीन परफेक्ट। अभी हम समझेंगे कि ये है क्या। और नंबर चार परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले इनके बारे में समझेंगे। बिफोर वी अंडरस्टैंड अबाउट इट, देन वी स्टार्ट द ग्रामर टेंस। तो आइए समझते हैं इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। जैसा कि हमें विद्यालय में पढ़ाया गया है हमेशा के लिए कि इंडेफिनिट में ताहे तीहे तेहे लगता है, और कॉन्टिन्यूअस में रहा है रही है रहे है लगता है, और परफेक्ट में चुका है चुकी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय के साथ में लगता है। लेकिन हमको समझना है कि ये है क्या। तो इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, अनिश्चितता। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। परफेक्ट को हम कहते हैं कंप्लीट, पूर्णतः, पूर्ण, जिसको पूर्ण। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है तो पूर्ण भी होता है और लगातार भी होता है, पूर्ण भी होता है और लगातार भी होता है। अब लगातार होता है, पूर्ण भी होता है, क्योंकि ये निश्चित और अनिश्चित इसमें दोनों प्रकार के आते हैं। इसमें निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार के आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये हमारे टेंस के चार प्रकार होते हैं। वैसे तो हमारे टेंस के तीन भाग हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चार चार भाग हैं। तो यहाँ पर हम, यदि हम टेंस को स्टार्ट करते हैं, माना कि हम पहले प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरह से प्रेजेंट की जगह पर हम प्रेजेंट भी लगा सकते हैं और पास्ट भी लगा सकते हैं। ये हमारे चारों ऐसे ही बन जाएंगे। तो हम इसकी जगह पर प्रेजेंट भी लगा सकते हैं और पास्ट भी लगा सकते हैं। तो पहले तो हम इनके बारे में समझेंगे कि ये हैं क्या। तो ये हमारे क्या है कि ये इंडेफिनिट जो है अनिश्चितता के लिए लगाया जाता है, क्योंकि इसकी पहचान क्या होता है, क्या होती है, ता है, ती है, ता है। यदि प्रेजेंट का है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसकी पहचान ता है, थी। उसको हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन पहले इतना क्लियर कर लें कि इंडेफिनिट जो है तो अनिश्चितता के लिए लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है और फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है। ये तो जब हम बोलते हैं तो हमारी कंडीशन पे जो है क्लियर होता है कि हम कौन सा वर्ड बोल रहे हैं या कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं, किस काल का बोल रहे हैं और किस काल के किस पॉइंट का बोल रहे हैं। ये
तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम उसको कैसे बनाएं, तो बेसिक से हम समझते हैं। तो पहले तो हमने टेंस को समझा कि टेंस है क्या, फिर टेंस के पार्ट को समझा कि टेंस के पार्ट क्या हैं, फिर उन पार्ट में जो पार्ट आते हैं उनको समझा। तो उसमें 4 पार्ट होते हैं। जो है एक टेंस में, एक काल में, एक समय में 4 प्रकार का समय होता है। एक हो जाता है इंडेफिनिट, जो अनिश्चितता का जो है प्रदर्शन करता है, जिसमें क्लियर नहीं होता। जैसे मैं पढ़ता हूँ, अब कब से पढ़ता हूँ, कितनी देर से पढ़ता हूँ और कितनी देर तक पढ़ता रहूँगा, या कितनी देर से मैं पढ़ती हूँ और कितनी देर तक पढ़ती रहूँगी, इसका कोई पता नहीं, एक इंडेफिनिट हो जाता है। कंटिन्यूअस, जिसमें काम लगातार हो रहा होता है, जैसे मैं लिख रही हूँ या मैं खा रही हूँ या मैं गा रही हूँ, ये कंटिन्यूअस है। परफेक्ट में मतलब मैं लिख चुकी हूँ, मेरा काम पूरा हो गया है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का अर्थ होता है कि मैं लिख चुकी हूँ, या मैं 2 घंटे से लिख रही हूँ, मैं जो है 3 मिनट से हंस रही हूँ, या मैं 10 घंटे से सो रही हूँ, ये सब परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं। तो उम्मीद है कि ये चारों पार्ट आपके समझ में आ गए होंगे कि इंडेफिनिट क्या है। इंडेफिनिट एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पॉइंट है जिसमें अनिश्चितता होती है। जैसे हम पढ़ते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं कि कितनी देर से पढ़ते हैं और कितनी देर तक पढ़ेंगे, इसको कहते हैं इंडेफिनिट। और कंटिन्यूअस, पहले हम पार्ट को समझ लेंगे फिर सेंटेंस बनाएंगे, ताकि हमको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। हमको कोई रूल नहीं पढ़ने हैं, ये हमने पहले वीडियो में आपसे बताया था कि हमको कोई रूल नहीं पढ़ने हैं, बिना नियम के अपने सेंस पर, क्योंकि ग्रामर जो है वो बिल्कुल हमारे सेंस पर चलती है। तो बिना रूल के हम सेंस से ग्रामर पढ़ेंगे, ताकि हमको रूल जो है चुनने की टेंशन ना रहे, अपने हिसाब से हम अपना काम करते रहें। तो इनडेफिनिट, इसके लिए हमें पहले इन सारे पार्टों को समझना होगा कि ये सब हैं क्या। तो टेंस को तो आप पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब टेंस के जो पॉइंट अंदर पॉइंट आते हैं, जो काल 3 प्रकार के होते हैं, उन 3 प्रकार के कालों में जो प्रकार आते हैं उनको हमें समझना है। तो पहला जो फर्स्ट टाइप है तो वो है इंडेफिनिट काल। अब इंडेफिनिट जो है, इंडेफिनिट एक ऐसा टाइम है जो अनिश्चित है। जैसे मैं पढ़ती हूँ, या मैं सोती हूँ, या मैं खाती हूँ, तो मतलब कितनी देर तक खाऊंगी या कितनी देर तक पढ़ूंगी कोई निश्चित नहीं है। 10 मिनट लग सकते हैं, 1 घंटा लग सकता है, आधा घंटा लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, कोई निश्चित समय नहीं। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कि मैं लिख रही हूँ, मतलब काम जो है जारी है, लगातार हो रहा है, ये कंटिन्यूअस होता है। और परफेक्ट मतलब पूर्ण हो, जिस काम में दर्शाया गया हो कि ये काम हो चुका है, जैसे मैं खा चुकी हूँ, ये परफेक्ट है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी काम को होना या करना पाया जाए, लेकिन समय के साथ में, मतलब बारिश हो रही है, या सुबह से बारिश हो रही है, या 2 घंटे से बारिश हो रही है, या वो 1 घंटे से 1 महीने से दिल्ली में रह रहे हैं, या वो जो है जुलाई से नेपाल में रह रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस जो होंगे वो हमारे जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे। तो उम्मीद है हमें कि ये पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। तो पहले आइए हम समझते हैं कि अब तो हमने क्लियर कर लिया है कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, और काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार भी पढ़ लिए हैं। और टेंस के प्रकार जो हैं, उस एक प्रकार में कितने प्रकार होते हैं ये भी हमने समझ लिए हैं। तो एक प्रकार में 4 प्रकार होते हैं, और 4 प्रकार वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है अनिश्चितता का जो है सूचक होता है, एक होता है जो लगातार बताता है कि काम लगातार जारी है, और तीसरा होता है जो जिसमें बताया जाता है कि काम पूर्ण हो चुका है। अब वो चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का है, या फ्यूचर का हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। फिर चौथा बताता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम पूर्ण तो हो गया है, लेकिन मतलब पूर्ण है और लगातार है, मतलब समय के साथ में। इसको हम ऐसे बता सकते हैं, पूर्ण है वो भी प्लस समय, समय के साथ में काम को दर्शाया जाता है, बताया जाता है। तो ये हमारे जो है, ये हमारे 4 प्रकार थे। अब इनको अगर हम अच्छे प्रकार से समझ गए तो पोटेंस बनाने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। तो हम इन सबको हटाते हैं और प्रेजेंट टेंस से अपनी जो है स्टार्ट करते हैं ग्रामर। अब हमको प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, तो प्रेजेंट टेंस हम डाल लेते हैं यहाँ पर। प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस, हमने प्रेजेंट टेंस तो डाल लिया, जिसको कहते हैं वर्तमान काल, हिंदी में जिसको कहते हैं वर्तमान काल। अब आप तो समझते ही हैं ना कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है।
प्रेजेंट टेंस वह टेंस है जिसमें जो है हम इस समय जो भी कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस हम पहले पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के पहले हम पार्ट डाल देते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के तो पार्ट कौन से होते हैं? एक तो हो जाता है इंडेफिनिट, आपको पता ही है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो नंबर 1 डालते हैं, जिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें पहले इसकी हम पहचान देते हैं। इसकी पहचान क्या है? पहचान है जिन वाक्यों के अंत में इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान हो गई। आदि शब्द आते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में ता है, ते है आदि शब्द आते हैं। इसी प्रकार के शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। ये इसका। और हाँ, एक चीज और है, टेंस हम कोई भी बनाते हैं, उसका मेन रूल होता है। उसके रूल्स क्या होते हैं देखिए, नियम क्या है, रूल्स क्या है। सब्जेक्ट प्लस, अब इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? यस या यस, यस या यस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका मेन फार्मूला होता है किसी भी सेंटेंस का। ये इसके रूल हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप जानते ही क्या होता है। सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जो है क्रिया की मूल क्रिया का मूल फॉर्म। तो इतना तो हमने पढ़ लिया। अब हमको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ये करते हैं कि यस हमको कहाँ लगाना और ई एस कहाँ लगाना है। यस हमको कहाँ लगाना और ई एस कहाँ लगाना है। अब ये हमको रटाया गया है बचपन से कि सी के साथ में हम क्या लगाएंगे, ही के साथ में हम क्या लगाएंगे, और दे के साथ में क्या लगाएंगे, इट के साथ में क्या लगाएंगे। इन सब चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना। आज से ही बिल्कुल इन सारे नियमों को ख़त्म कर देना है। तो इसके इन चीज़ों को हम बताते हैं आप लोगों को कि एक तो ग्रामर में होता है पर्सन। ग्रामर में पर्सन होता है और नंबर होता है। नंबर 1 पर पर्सन होता है और नंबर 2 पे नंबर होता है। नंबर का मतलब होता है वचन, पर्सन का मतलब होता है पुरुष। ये ग्रामर के अंग होते हैं। इनको हमें समझना है। आप थोड़ा गंभीरता से समझिए। आज से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। पुरुष और वचन को हमें समझना है। तो आपको ये समझ में आता है कि प्रथम पुरुष क्या है, द्वितीय पुरुष क्या है, तृतीय पुरुष क्या है। अब इसमें तो हमेशा पढ़ते हो ना कि पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, समझते जाना। सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन में क्या लगता है, सेकेंड पर्सन में क्या होता है और थर्ड पर्सन में क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, फर्स्ट पर्सन है आई और वी। सेकेंड पर्सन में यू, योर।
थर्ड पर्सन में आ जाते हैं आल। जितनी भी चीज़ें हैं सब थर्ड पर्सन में आ जाती हैं, थर्ड पर्सन में आ जाती हैं। और नंबर तो आपको पता ही होंगे, नंबर क्या होता है। नंबर होते हैं, यहाँ से हम हटा देते हैं, इधर देखते हैं, ये हमने पर्सन समझ ली और ये हम समझ लेंगे नंबर। नंबर होते हैं दो, नंबर एक सिंगुलर नंबर, नंबर दो प्लूरल नंबर। ये होते हैं जिसको कहते हैं एक वचन और इसको कहते हैं बहुवचन। समझते जाना। ये हमारे नंबर हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ये नंबर हैं और ये हमारे पर्सन हैं। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हमको बस ये समझना है कि हमें जो है यस कहाँ पर यूज़ करना है और ये यस कहाँ पर यूज़ करना है। तो हमने बहुत समझा कि इट के साथ में क्या लगाएंगे, दे के साथ में क्या लगाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें अब समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो हमको ये समझ में आ जाए, समझ लें हम कि सिंगुलर नंबर क्या है। सिंगुलर नंबर वह है जहाँ पर केवल एक होता है, एक करता, एक अकेला होता है, वो सिंगुलर नंबर। और जहाँ पर बहुत सारे होते हैं वो प्लूरल नंबर है। सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग। जैसे एक पेन, यह एक पेन है, ये पेने हैं। अगर बहुत सी पेन है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, लाख हैं, तो ये पेने हैं, ये प्लूरल नंबर हो गया। और ये एक पेन है तो यह एक पेन है, ये सिंगुलर नंबर हो गया। तो ये हमारे नंबर हो गए, ये हमारे समझ में। और हम पर्सन को पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या मतलब क्या होता है और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, ये आज हम समझ लेते हैं। ये तो हम डरते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब है कर्ता ने कर्म को। फर्स्ट पर्सन का अर्थ होता है जिसने कहा। कहने वाला हुआ प्रथम पुरुष और सुनने वाला हुआ जो वो द्वितीय पुरुष, और बाकी सब हो गए थर्ड पर्सन। आल जितने भी बचे टोटल सब थर्ड पर्सन होंगे। अब हमको ये समझना है कि हमें जो है वर्ब की मेन फार्म कहाँ पे लगानी है, वर्ब की मूल जड़ कहाँ लगानी है और यस या और यस का प्रयोग कहाँ पर करना है। हम ये समझते हैं, हमको बस ये केवल कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम वर्ब की मेन फार्म, मूल जड़ हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे, वर्ब की मूल जड़ कहाँ पर लगाएंगे और यस कहाँ पर लगाएंगे। इसके लिए हमको बहुत सारे रूल पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन आज से रूल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यही तो हम समझा रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पर्सन आपके समझ में आ गया कि कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, बाकी सब हो गए थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में गाय, भैंस, लड़कियां, लड़के, विद्यार्थी, टीचर, स्टाफ, मतलब टोटल सब कुछ आ जा सकता है। कुछ भी थर्ड पर्सन में कुछ भी आ जा सकता है। लेकिन फर्स्ट पर्सन केवल मैं और हम कहने वाले, और सेकंड पर्सन जो सुनते। तो अब हमको शायद उम्मीद है कि आप नंबर और पर्सन समझ गए होंगे। अगर आप नंबर और पर्सन समझ जाएं तो हम इसको हटाएं और आगे अपना स्टार्ट करें। नंबर और पर्सन अगर आपकी समझ में आ गए हैं तो हम सेंटेंस को बहुत आराम से बना लेंगे। अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मतलब बहुवचन और सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन में कौन आता है, आल। सॉरी हमने गलत कह दिया। थर्ड पर्सन में आल आते हैं। थर्ड पर्सन में आल आती है, सभी लोग आते हैं। थर्ड पर्सन में आल, सभी चीज़ें आती हैं, जितने भी वर्ड हैं। तो पहले तो हम एक सेंटेंस उठाते हैं, जो है उदाहरण में देख लेते हैं। महेश मीठे गीत गाता है। अब हमको सबसे पहले ये समझना है कि महेश कौन सा पर्सन है। महेश तो सब्जेक्ट है ना, महेश सब्जेक्ट है, लेकिन महेश पर्सन कौन सा है, पुरुष कौन सा है, फर्स्ट है या सेकेंड है, थर्ड है, आप ये बताइए।
महेश जो है वो ना तो फर्स्ट पर्सन है, ना सेकंड पर्सन है, ना वो कहने वाला है, ना सुनने वाला है, वो ऑल में आता है, सभी में आता है। तो महेश जो है हमारा थर्ड पर्सन है। और नंबर कौन सा है? महेश एक है या दो हैं, ये कौन सा है? तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर। अगर सिंगुलर नंबर है तो महेश क्या है? सिंगुलर नंबर। आंसर हम लिखते हैं महेश। अब महेश थर्ड पर्सन तो है और सिंगुलर नंबर भी है। तो अगर हमारे सेंटेंस में कर्ता थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है तो हम वर्ब के साथ में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। यदि थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर नहीं है तो हम वर्ब की मेन फॉर्म यूज कर देंगे। आइए इसको समझते हैं। महेश, अब यहाँ पर हमने जो सब्जेक्ट लिखा, सूत्र हमारा पहले से बना है, रूल्स हमारा नियम पहले से बना है, सब्जेक्ट प्लस वी वन। अब वी क्या है? वर्ब क्या है? गाना। तो गाना किसके मीन्स होता है? सिंग। अब हमने वी वन तो लगा दिया, यस और ई एस लगाएं या ना लगाएं, यही तो कंफ्यूजन। अब यस और ई एस किस में प्रयोग होता है? जिसमें लास्ट में वाई होता है। वाई को जब हम हटाते हैं तो ई एस का प्रयोग करते हैं। और अगर वाई नहीं है तो बहुत सारे ऐसे, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। पहले इसको समझते हैं, नहीं तो हमारा टॉपिक इधर उधर हो जाएगा। तो महेश सिंह, अब हमको यस या यस लगाना है या नहीं लगाना है, बस यही कन्फ्यूजन है। इसी को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया कि यदि जो है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है तो हम वर्ब में यस या यस आराम से लगाएंगे। तो महेश सिंग्स, सिंग्स क्या सिंग्स, क्या गाता है? मीठे गीत, स्वीट सॉन्ग, स्वीट। अब महेश सिंह स्वीट सॉन्ग्स, मीठे गीत गाता है। मीठे मीठे गीत गा रहा है, मतलब बहुवचन में है गीत। तो महेश सिंह स्वीट सॉन्ग हमने बता दिया। अब हम एक ऐसा भी बनाते हैं कि विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि विद्यार्थी क्या है। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते हैं, इसका मतलब विद्यार्थी कई हैं, कई विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो बहुवचन के लिए हम जो है वर्ब की मेन फॉर्म लगा देंगे, हमको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुवचन है तो केवल थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, यदि थर्ड पर्सन और एक वचन है, तृतीय पुरुष और एक वचन है, जबकि आपको पहले से हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी लगता है, जो है आप लिख लीजिए। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन में यू, योर। थर्ड पर्सन में आप देख ही लीजिए, साथ साथ में समझ ही लीजिए आप। थर्ड पर्सन में आल, जितने भी आल आ जाते हैं, जैसे इट है, सी है, ही है, मतलब ईटीसी सब आ जाते हैं। आल जितने भी हैं सब थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। अब अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, वचन तो आपको पता ही, एक है तो सिंगुलर और एक से अधिक है तो प्लूरल। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम वर्ब के साथ में यस या यस का प्रयोग करेंगे। अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर नहीं है तो हम वर्ब की मेन फॉर्म लगा देंगे। तो इसके लिए पहले हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? देखिए, स्टूडेंट्स।
अब क्या है, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पुस्तक पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ना, रीड, रीड द बुक, ये हमारा बन गया, ये हमारा कंप्लीट होगा। स्टूडेंट्स रीड द बुक, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने रीड क्यों लगाया, यहाँ पर तो हमने सिंग्स लगाया था। अब चलो बिल्कुल सेम सेम बना लेते हैं। विद्यार्थी मीठे गीत गाते हैं। अब विद्यार्थी मीठे गीत गाते हैं तो इसका मतलब क्या है, द स्टूडेंट्स sing the sweet song. Sweet songs. अब हम स्टूडेंट्स सिंग लगाया, हमने सिंग्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो है थर्ड पर्सन तो है बट प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन तो है बट प्लूरल नंबर है, यहाँ पर थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर नहीं है। अभी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कर रहे थे, बस ये सिंपल सेंटेंस बना रहे थे। अभी हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कई प्रकार पढ़ने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। तो ये हमारा ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हमारे कौन से सेंटेंस थे, अफर्मेटिव सेंटेंस, इनको हम लिख सकते हैं, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे। यही पर डाल देते हैं कि ए अफर्मेटिव सेंटेंस हैं जिनको हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, ये हमारे स्वीकारात्मक वाक्य हैं, जो हो रहा था वो हो रहा है। आज इन्हीं को केवल पढ़ेंगे, स्वीकारात्मक वाक्य को समझेंगे। फिर ये जो हमने पढ़ा ये समझ में आया। फिर एक और उदाहरण देख लेते हैं, तीसरा। लड़की रामायण पढ़ती है, इसको हम बनाएंगे द गर्ल रीड्स द रामायण। The girl reads the Ramayana because girl is third person and singular number, so we use the yes and yes in the verb. और दूसरा और समझते हैं कि लड़कियां रामायण पढ़ती हैं। इसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे बनाएंगे द गर्ल्स रीड द रामायण। अब हमने यहाँ पर रीड्स क्यों नहीं लिखा, बिकॉज देयर आर प्लूरल नंबर इन द सब्जेक्ट्स, इनके सब्जेक्ट में प्लूरल नंबर है, सो वी कैन नॉट अटेंड द यस एंड यस, इसलिए हमने वर्ब में मेन वर्ब यूज कर दी। इसको हमने पहले बताया था, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में हम यस या यस जोड़ेंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो, उसमें हम वर्ब की मेन फॉर्म ही लगाएंगे। इसलिए हमको इस तरह से अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमको इट, दे और दुनियादारी याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल हम इतना कंप्लीट कर ले, पर्सन और नंबर को समझ ले कि पर्सन क्या है और नंबर क्या है, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है
कि पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब ये है कि कहने वाला, और सेकंड पर्सन का मतलब है ये कि सुनने वाला, और थर्ड पर्सन का मतलब ये है आल। जितने भी आते हैं सब थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, अगर तृतीय पुरुष और एक वचन है तो वहाँ पर हम वर्ब के साथ में ई या ईएस लगाएंगे। अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर नहीं तो आल सब्जेक्ट्स में हम मेन वर्ब का ही यूज करेंगे। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य था। अब अपनी वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं और कल मिलेंगे फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस के साथ में। कि आज हमको इसलिए लेट लग गई क्योंकि हमने आज पर्सन और नंबर भी सीखे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और जो है आज से आप ज़्यादा नियम पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, सेंस पे अपनी ग्रामर को पढ़ेंगे जो हमारे स्किल्स को, जो हमारे माइंड को स्किल्स करते हैं। तो बस इसी के साथ में हम अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।